अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला सुनाए जाने के बाद कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ही अहम इजलास होने जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस अहम इजलास से पहले ही बड़ों ने एक इंतहाई खौफनाक प्लान तैयार किया हुआ और एक इंतहाई खौफनाक प्लान के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर भी आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें कुछ एब्डक्शन की खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ्लोट की जा रही हैं। मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए बयान हल्फी जमा करा दिया, उनकी एब्डक्शन की इतलात हैं। फिर जमशेद दस्ती की जानिब से एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कहता है कि कल रात उनके घर में इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकारों ने नकब लगाया है और हरास करने की कोशिश की गई उनके बेटे और उनकी बीवी को, उनकी फैमिली को। वो कहते हैं वो इससे पहले भी इसी फेज से गुजर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने मुकाबला करने का फैसला कर लिया। फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकारों का नाम भी ले रहे हैं, ऑपरेशन लीड करने वालों का नाम भी ले रहे हैं। अब इसमें किस हद तक सदाकत है, इत्तलात है, यकीनन जमशेद दस्ती बता सकते हैं या जिन पर इल्ज़ाम है वही बता सकते हैं। फिर शहरियार आफरीदी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि उनके घर के बाहर भी एक बच्चा और फिर कुछ लोग जो CCTV कैमरास के अंदर दिखाई दे रहे हैं और फिर कैमरास की जो एक्सेस है वो मांगी जा रही है। कुछ इस तरह की इत्तलात जो है वो मल्टीपल जगहों से आ रही है और उससे लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो MNAs हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया 15 रोज का कि वो अपनी जो एफिडेविट्स है वो जमा कराएं, तो लगता यही है ना कि अगर ऐसा है तो फिर शायद जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और शायद इसी वजह से इन द बैकड्रॉप वो फैसल वोडा हूं या कोई और हो, वो कहता है कि जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। यानी फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाना मकसूद होता है तो उसमें तो डराया धमकाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एक शटल सर्विस शुरू हुई थी और शटल के अंदर लोगों को लाया जाता था और इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी जिसमें 9 मई की मजम्मत होती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान होता था। अब मुल्क की सियासी तारीख के अंदर जो चीज़ें रकम हो रही हैं, ज़ाहिर है ये कोई नई नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि शिद्दत शायद बढ़ चुकी होगी। मैं आपके साथ तो जो मालूमात शेयर करना चाहता हूँ, वो इस लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं कि मुल्क की सियासी तारीख ने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे हैं, ख़ास तौर पे लेट 90s के अंदर, कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक जमात हमलावर हुई, धावा बोला गया और इस बात का इकरार तो वो खुद भी करते हैं, कोई करे या ना करे, ये तारीख तो गवाह है और तारीख में एक सियास धब्बा ज़रूर है। जस्टिस सज्जाद अली शाह के अगेंस्ट क्या कुछ हुआ, मैं उस तारीख में नहीं जाता। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अपनी बायोग्राफी लिखी है और उनकी किताब के अंदर तमाम तर वाक़यात दर्ज हैं। किस तरह उनके घर के बाहर फायरिंग कराई गई, किस तरह उनको खतूत भेजे गए, यानी उनको धमकी आमेज़ जो है वो कॉल्स मौसूल हुई, धमकी आमेज़ लेटर्स जो है वो मिले और उसकी वजह बहुत सादा-सी थी। उसकी वजह ये थी कि वो काम नहीं कर रहे थे जो उस वक़्त की हुकूमत चाहती थी या उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट चाहती होगी। उस वक़्त जस्टिस सज्जाद अली शाह वाज़ लाइक स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट और जस्टिस सज्जाद अली शाह वो जज हैं जिनको सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर लाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस बनवाने तक में खुद नवाज शरीफ ने बड़ा रोल प्ले किया और उसके बाद वही सज्जाद अली शाह साहब जिनको बेनज़ीर लाई थी, उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने में वो उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने तौसीक की थी, मोहतरमा की हुकूमत जाने का मूजब बने थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के साथ जिनको चीफ जस्टिस बनाया, जिन्होंने बनाया उनके साथ फड्डा शुरू हो गया और फड्डा कुछ बुनियादी बातों पे था। इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है लेकिन क्योंकि मेरा मौजू पर्टिकुलरली उन वाक़यात को डिस्कस करना नहीं है, वो वाक़यात तारीख का हिस्सा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक जंग हो सकती है, हेड ऑन कोलिजन हो सकती है, किसी जज को बरतरफ किया जा सकता है और फिर तारीख शायद है कि जस्टिस सज्जाद अली शाह से फड्डे के केस के अंदर जस्टिस सज्जाद अली शाह को बरतरफ किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने ही जजेस ने और उन जजेस को इस्तेमाल किया गया। तो आज जो महाजर आई या जो सिचुएशन बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिन लोगों ने उस वक्त लेट 90s के अंदर ये मामला किया था, वो उन्हें वो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से याद हैं और आज भी ज़ाहिर है वो कहते हैं कि फितरत तो तब्दील नहीं होती है, नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो नेचर के अंदर तो शामिल है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ वैसा ही फड्डा, वैसी महाजर आई,
वैसे ही मामलात को खोले जाने से मुताल्लिक आज भी बातें हो रही कि अगर उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को घर भेजा गया, तो आज भी जजेस को घर भेजा जा सकता है। जो जजों की बरतरफियां हैं वो भी ऑन कार्ड्स हैं। और उसके साथ साथ जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो जनरल मुशर्रफ के दौर में पीसीओ के तहत जजेस की हल्फबर्दारी हुई थी और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उठा के घर भेज दिया गया था। तो उस तरह से भी किसी जज को घर भेजना और पीसीओ के तहत नई तैनातियां होना, देखिए उसकी एक हल्की सी झलक हमें एडहॉक जजेस की सूरत में मिल गई। ज़मनन मैं आपको बता दूं कि एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले में पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसको सख्ती से मुस्तरद किया है और एक ख़त लिखा है। 7 मेंबरान ने जो है बड़ी सख्त अल्फाज के अंदर इस बात की मजम्मत की है, ख़त लिखा है। ऑल दो पाकिस्तान बार काउंसिल के कुल मेंबरान की तादाद 23 है, तो 7 की तरफ से ये इस तरह का ख़त आ जाना ये मानी खेज तो है। उसके साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खास मैं ये सब बातें एक ऐसे मौके पर हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं कि जिस वक्त डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ख्वाजा आसिफ साहब का कल बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि अक्टूबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन के मामले को खोलेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो खुद चार्जशीट पेश कर दी अपने खिलाफ भी और जस्टिस काजी फायजीसा के अगेंस्ट भी। भाई अक्टूबर तक जस्टिस काजी फायजीसा अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। वो कहते हैं प्लान बनाया हुआ है कि जब जस्टिस काजी फायजीसा चले जाएंगे तो 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला खोला जाएगा। मतलब जस्टिस काजी फायजीसा क्या इस हुकूमत की जमानत है? इस हुकूमत की गारंटी जस्टिस काजी फायजीसा के पास है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर ये इल्जाम नहीं है तो और क्या है, ये चार्जशीट नहीं है तो और क्या है कि भाई अक्टूबर के बाद होगा। भाई जस्टिस काजी फायजीसा से तो आज भी मुतालबा किया जाता रहा कि हमने पिटीशन दी 8 फरवरी की, आप उसको ओपन क्यों नहीं करते, लगाते क्यों नहीं है? तो क्या इसलिए नहीं लगाई जा रही कि जस्टिस काजी फायजीसा इस हुकूमत को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या कोई गारंटी किसी जगह से इस हुकूमत के लिए मौजूद है? तो डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात की है वो खुद अपने अगेंस्ट और जस्टिस काजी फायजीसा के अगेंस्ट एक चार्जशीट पेश करती है। अच्छा, अब कल जो इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उससे पहले ही जराए ये दावा कर रहे हैं कि जिस अंदाज में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया और वो फैसला ये था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं और वो फैसला रद्दी की ठोकरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फेंक दिया गया। इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ और वाकिफान हाल ये बताते हैं कि उस वक्त उमरता बंदयाल साहब ने मसलहत से काम लिया क्योंकि बंदयाल साहब प्रेशर में आए और फिर उस वक्त की हुकूमत के अगेंस्ट भी कोई फैसला नहीं लिया गया। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी पुरानी रवश पर चलने के लिए तैयार है। उस वक्त भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से एक फैसला था और आज भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुनाया। तो आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इजलास जो हिफ्ज़ मातकद्दुम बुलाया है, इस इजलास की कार्रवाई में आपको पहले बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मानना नहीं है। जब मानेंगे नहीं तो क्या होगा? ज़ाहिर है महाजराई होगी, आइनी बहरान पैदा किया जाएगा और आइनी बहरान तो क्या, उससे पॉलिटिकल क्राइसिस भी पैदा होगा और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी मुल्क बढ़ेगा। और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जजेस के साथ महाजराई होगी तो फिर सज्जाद अली शाह वाला मामला भी तारीख गवाह है और अब ख़ास तौर पे जो पीसीओ जजेस वाला मुशर्रफ दौर का जो मामला है वो भी गवाह है। इस सारे के सारे खेल के अंदर बहुत अहम फैक्टर ये होगा कि वकला बरादरी किधर खड़ी होती है। अभी तक ना तो हामिद खान साहब, ना ही लतीफ़ खोसा साहब, ना ही पाकिस्तान हामिद खान और लतीफ़ खोसा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सीजन लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अभी तक कोई वकला तहरीक बनाने में कामयाब नहीं हो सके। अगर इसी तरह खामोश रहे तो फिर दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भोन ग्रुप भी है और उन्होंने तो 10 अरब रुपए का ऐलान भी किया पंजाब बार काउंसिल और वकला के लिए। तो वकला तो को अगर इसी अंदाज में पैसे दिए जाएंगे और किसी भी तहरीक का रास्ता रोका जाएगा, पनपने से रोका जाएगा या फिर इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि तारीख ये भी गवाह है कि जो समझते हैं कि वकला तहरीक कामयाब हुई थी और माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को रिस्टोर किया गया था, तो उस वक्त के जो इशफाक परवेज कियानी साहब हैं, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल था इस सारे मामले के अंदर। ये कोई ऐसी तहरीक नहीं थी कि नेचुरल तहरीक थी और अपनी जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि फितरती तौर पे कामयाब हो गई। उसके पीछे भी बहुत सारे मुहरकात हैं और उस पर फिर किसी वक्त बात हो सकती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।